से 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे। पूरे देश में एक नई सरगर्मी थी और लोग हैरान थे। लोगों को बोला जा रहा था कि उनको आने वाले चुनाव में वोट डालना है। ये लोग तो आज तक यही समझते थे कि सरकार तो भगवान है, उसे आखिर हम कैसे चुन सकते हैं, ये तो पाप होगा। जब आज तक हमने ऐसा किया नहीं तो आखिर अब कैसे। वही महिलाओं के साथ एक और समस्या थी। जब भी कोई चुनाव कर्मी वोटर लिस्ट बनाने के लिए उनसे नाम पूछता तो लगभग हर महिला का जवाब होता कि वो फलाने की बहू है, फलाने की पत्नी है या फिर फलाने की बिटिया और मम्मी है। यानी हालात ये थे कि कोई भी महिला अपना नाम बताने को तैयार नहीं थी। कई महिलाओं ने तो नाम पूछने पर चुनाव कर्मियों की पिटाई तक कर दी। इन सब में सबसे रोचक था देश में विलय का प्रतिरोध करने वाले हैदराबाद के निजाम का अपनी निर्वाचन सीट पर सबसे पहले वोट देने जाना। इसलिए नहीं कि उन्हें इस व्यवस्था पर यकीन हो चुका था, बल्कि इसलिए कि आम लोगों के साथ लाइन में लगने की शर्मिंदगी न उठानी पड़े। इस तरह की कई घटनाओं का समागम था हमारे देश का पहला आम चुनाव। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं देश के पहले आम चुनाव यानी 1951 के प्रथम लोकसभा चुनाव की। सबसे पहले समझते हैं चुनाव आयोग की हिमालय समान चुनौती के बारे में। भारत के पहले आम चुनाव की तारीखें और इसका पूरा प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी थी देश के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन पर। सुकुमार सेन बेहद काबिल IAS ऑफिसर होने के अलावा विद्वान गणितज्ञ थे। उन्होंने नेहरू की आदतन जल्दबाजी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू 1951 की शुरुआत में ही चुनाव चाहते थे। हालांकि भारत में चुनाव की प्रक्रिया आजादी के पहले ही शुरू हो चुकी थी, पर तब इसका राजनीतिक दायरा ब्रिटिश हिंदुस्तान के 11 प्रांतों तक ही सिमटा हुआ था। रियासतों की जनता तब तक चुनाव प्रक्रिया से महरूम थी। एकीकरण के बाद ये उसके लिए पहला अवसर था। इस पहले चुनावी दंगल का दायरा 1 लाख वर्ग मील में फैला हुआ था। प्रथम लोकसभा चुनाव में लगभग 4500 सीटों के लिए चुनाव होने थे, जिनमें लोकसभा की 489 सीटें और अन्य राज्य विधानसभाओं की। इनमें सुकुमार सेन की सबसे पहली चुनौती थी वयस्क मताधिकार के तहत चुनाव कराने की। तब देश की कुल 36 करोड़ आबादी में लगभग 17.5 करोड़ लोग बालिग थे, लेकिन समस्या थी 80% लोग निरक्षर थे। बाकी जो 20% लोग साक्षर थे वे भी बड़ी मुश्किल से पढ़ना जानते थे। अब लोगों को यह समझाना था कि चुनाव क्या है और अलग अलग उम्मीदवार कौन है। इसका बेड़ा उठाया चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों ने सामूहिक रूप से। चुनाव आयोग ने लोगों को बाहर आने और मतदान करने के लिए मनाने के लिए अभियान चलाया। चुनाव आयोग ने वयस्क मताधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संदेश के साथ 3000 से अधिक सिनेमा घरों में फिल्मों के जरिए प्रदर्शन किया, यानी 21 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति मतदान कर सकता है। यह अभियान इस विचार पर केंद्रित था कि लोगों को अपनी सरकार का चुनाव करना है। इस समय मतदाता सूची तैयार करना भी एक कठिन काम था, जिसे कुछ सामाजिक प्रथाओं के कारण कठिन बना दिया गया था। चुनाव आयोग को मतदाता सूची को तैयार करने के लिए 6 महीने के लिए 16,500 क्लर्कों की भर्ती करनी पड़ी थी। जब चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों ने नाम, उम्र और लिंग आदि जैसी चुनावी आंकड़े एकत्र करने के लिए गांव का दौरा किया तो बड़ी संख्या में महिलाओं ने अजनबियों के साथ अपना नाम साझा करने से सीधे इनकार कर दिया। वे खुद को किसी की पत्नी, माँ, बेटी, बहन या विधवा के रूप में पहचानते थे, लेकिन चुनाव अधिकारियों को अपना नाम बताने से इनकार करते थे। जब ये डेटा चुनाव आयोग के पास पहुंचा तो चुनाव आयोग को पहले चुनाव में अपने नाम से खुद की पहचान नहीं करने के कारण 28 लाख नामों को मतदाता सूची से हटाना पड़ा। चुनाव आयोग के लिए अगला यक्ष प्रश्न लोगों को यह समझाना था कि वे उम्मीदवारों के बीच अंतर कैसे करें। 1951 से 52 में पहले लोकसभा चुनाव के समय 85% लोग निरक्षर थे। करीब 40 करोड़ की आबादी में सिर्फ 15% ही एक भाषा में पढ़ना लिखना जानते थे। उम्मीदवारों और चुनाव लड़ने वाले दलों के नाम छपने से मतदाताओं के लिए पसंदीदा मतदान विकल्प नहीं मिल सकता था। सुकुमार सेन के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने उन राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों को छापने का फैसला किया जिनके उम्मीदवार चुनाव में खड़े होंगे। इन समस्याओं से निपटने के लिए कुछ बेहद दिलचस्प तरीके इजाद किए गए। जहां ज्यादातर लोग पढ़ नहीं पाते थे वहां पार्टी नाम की जगह चुनाव चिन्ह दिए गए। लोगों की आसानी के लिए पोलिंग बूथ पर हर पार्टी के चुनाव चिन्ह वाला बैलेट बॉक्स रखा गया। चुनाव चिन्ह की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस को एक जोड़ी बैलों का चुनाव चिन्ह मिला था। कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने पहला संसदीय चुनाव हाथ के चिन्ह पर लड़ा था, जिसे अब कांग्रेस के रूप में पहचाना जाता है। इन सब के अलावा राजनीतिक दलों के लिए भी चुनौतियां कम नहीं थी। सार्वभौमिक मतदान ने राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौती पेश की कि चुनाव प्रचार कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसमें कुछ नेताओं, विशेष रूप से नेहरू जैसे दिग्गजों ने सार्वजनिक रैलियां की, जबकि अन्य ने वोट मांगने के लिए घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान चुनाव प्रचार के भी नए नए तरीके देखने को मिले। कोलकाता में सड़कों पर बेहद मनोरंजक नजारा देखने को मिला। आवारा गायों की पीठों पर
बंगाली में वोट कांग्रेस लिखा हुआ था। गायें इधर उधर घूमती रहीं और पूरी चुनाव प्रक्रिया के बारे में काफी उत्सुकता पैदा की। इस चुनाव में लगभग पार्टियां और निर्दलीय दल मैदान में थे। प्रमुख पार्टियों में नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, आचार्य कृपलानी की कांग्रेस छोड़कर बनाई गई किसान मजदूर प्रजा पार्टी, लोहिया और जयप्रकाश नारायण की सोशलिस्ट पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जनसंघ और स्वतंत्रता आंदोलन के समय बनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, साथ ही अंबेडकर द्वारा कांग्रेस छोड़कर बनाई गई शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन आदि ने पहले लोकसभा एक सेकंड। अब यहाँ पर आपको चुनाव में लगी शक्ति का विश्लेषण करें तो पहली लोकसभा का चुनाव 4 महीनों में 68 चरणों में पूरा हुआ। लोकसभा चुनाव में वोट डालने वाले पहले भारतीय हिमाचल प्रदेश की छिन्नी तहसील वहां के रहने वाले बौद्ध थे। दरअसल सर्दियों में बर्फबारी से बचने के लिए यहाँ 25 अक्टूबर 1951 को चुनाव हुए थे। इसके अलावा शेष भारत ने अगले साल 1952 में जनवरी और फरवरी में 3,80,000 पेपरों पर छपी मतदाता सूची के आधार पर मतदान किया। पहले लोकसभा चुनाव में प्रति मतदाता 60 पैसे खर्च हुआ था। इसके अलावा साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ये 72 रुपए होने का अनुमान है। मतपेटियों और मतपत्रों को संबंधित मतदान केंद्रों पर पहुंचाना भी उस समय एक चुनौतीपूर्ण काम था, वो भी तब जब लगभग 20 लाख मतपेटियों का इस्तेमाल मतपत्रों पर डाले गए मतों को रखने के लिए किया गया था तथा आवागमन के साधन भी आज की तरह विकसित नहीं हुए थे। ऐसी स्थिति में पहाड़ों, जंगलों, मैदानी इलाकों में नदी नालों को पार करते हुए, पगडंडियों से गुजरते हुए नियत स्थान तक पहुंचने के लिए चुनाव कार्य में लगे अधिकारी व कर्मचारियों को कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी, इसकी आसानी से कल्पना की जा सकती है। इस सबके दौरान कई लोग बीमार पड़ गए, कुछ की मृत्यु भी हो गई और कुछ लूटपाट के भी शिकार हुए। कहा जाता है कि पूर्वोत्तर में म्यांमार की सीमा से लगे मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में तो स्थानीय लोगों को यह कहकर तैयार किया गया कि आप इस मतदान सामग्री को नियत स्थानों पर पहुंचाने में मदद करें, बदले में आपको एक एक कंबल तथा बंदूक का लाइसेंस दिया जाएगा। इस तरह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके अपनाए गए। साथ ही भारत के पहले लोकतांत्रिक अभ्यास की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मतपेटियों को बुलेट प्रूफ बनाया गया था। उन बक्सों को बनाने में अनुमानित 8,200 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था। अमिट स्याही विशेष रूप से भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित इस स्याही का इसमें इस्तेमाल किया गया था ताकि मतदान दे चुके लोगों की पहचान की जा सके और उन्हें दोबारा वोट डालने से रोका जा सके। स्याही चिन्हित उंगली पर 1 हफ्ते या उससे भी ज्यादा समय तक रहती है। प्रथम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 489 लोकसभा सीटों में से 364 सीटें जीती और नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। राज्यों की विधानसभाओं में भी पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा। कुल 3,280 सीटों में से कांग्रेस ने 2,247 पर जीत हासिल की। लोकसभा में कांग्रेस को लगभग 44.9% वोट प्राप्त हुए, जबकि किसान मजदूर प्रजा पार्टी को 5.79%, कम्युनिस्ट पार्टी को 3.29% और सबसे बढ़कर निर्दलियों को 15.9% वोट प्रथम लोकसभा चुनाव में मिले थे। जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से भारी मतों से जीत हासिल की, लेकिन उनसे भी ज्यादा मतों से जीतने वाले उम्मीदवार थे सीपीआई के रवि नारायण रेड्डी। जेबी कृपलानी, संविधान के जनक बी.आर. अम्बेडकर पहले लोकसभा चुनाव में हार झेलने वाले 2 सबसे बड़े नाम थे। जेबी कृपलानी जहां फैजाबाद से हारे तो वहीं अम्बेडकर उत्तर मध्य बॉम्बे की आरक्षित सीट से चुनाव हारे। संयोग से अम्बेडकर 1954 में भंडारा सीट से लोकसभा उपचुनाव भी हार गए थे, लेकिन उस समय तक वे राज्यसभा के सदस्य बन चुके थे। इस तरह नया नया आजाद हुआ भारत सभी वयस्क लोगों को वोट का अधिकार देकर इस लिहाज से अमेरिका और यूरोप से भी आगे निकल गया था।